तो हमारी आज की क्लास में बेटा हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 अंकेक्षण योजना यानी ऑडिट प्लानिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो, कम से कम एक तो आता ही है बट ज्यादा ही आते हैं। अब इस ऑडिट प्लानिंग या अंकेक्षण योजना में हमें पढ़नी कितनी चीजें, देखिए अंकेक्षण योजना एक बहुत बड़ा शब्द है और इस अंकेक्षण योजना में जिसको इंग्लिश में ऑडिट प्लानिंग बोलते हैं, और इस ऑडिट प्लानिंग के लिए तीन चीजें हैं जिनको मिलाकर ऑडिट प्लानिंग करते हैं। पहला होता है ऑडिट प्लान। अब समस्या ये है कि ऑडिट प्लानिंग को भी हिंदी में अंकेक्षण योजना कहा जाता है और ऑडिट प्लान को भी हिंदी में ऑडिट अंकेक्षण योजना कहा जाता है। तो यहां आपको ये परेशानी थोड़ी सी आ सकती है, पर कोई घबराने की बात नहीं। हम लोग आगे अभी हमको समझ में आ गया ना, तो अभी हम लोग आगे समझते हुए चलेंगे, आसान रहेगा हमारे लिए। उसके बाद में दूसरी बात आती है अंकेक्षण व्यू रचना, जिसको इंग्लिश में ऑडिट स्ट्रेटेजी कहा जाता है, और तीसरा अंकेक्षण कार्यक्रम। हिंदी में ही इसका इतना आसान सा वर्ड है कि आपको अंग्रेजी वाला शब्द याद करने की जरूरत ही नहीं है इतना सिंपल। अंकेक्षण योजना जिसके तीन पहलू है, अंकेक्षण योजना, अंकेक्षण व्यू रचना और अंकेक्षण कार्यक्रम। अब सवाल है कि सर हमको क्या चारों पढ़ने हैं? बिल्कुल, पहले ऑडिट प्लानिंग पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा ना अंकेक्षण योजना ऑडिट प्लानिंग वाला वो कुछ होता ही नहीं है, वो कुछ होता ही नहीं है। तो तीनों से मिलकर बना है, इन तीनों को मिला देंगे तो अंकेक्षण योजना कहलाएगा, यानी ऑडिट प्लानिंग। अब मैं यहाँ जरा प्लानिंग शब्द का प्रयोग करूंगा, आप भी जब एग्जाम में लिख कर आए तो आगे इंग्लिश में लिख दें। सिर्फ ऑडिट, ये प्लान के ऊपर सवाल है या प्लानिंग के, एक बार इंग्लिश वाला देख लेना पेपर, क्योंकि वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वो तो हिंदी में दोनों को ही क्या लिखेगा, अंकेक्षण योजना। तो अभी वो प्लानिंग के लिए पूछ रहा है, प्लान के लिए पूछ रहा है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए एक बार इंग्लिश में पेपर आएगा तो उसको देख लेना, उसमें क्या पूछा है, प्लानिंग बोला है या प्लान बोला है, फिर उसके बाद, क्योंकि आपके पास तो पेपर आएगा इंग्लिश वाला भी। अब ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्रोग्राम, ऐसे हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे। अब पहला सवाल आता है कि हम क्या चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे? पहले मैं आपको ऑडिट प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ही पढ़ना है, इसके ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि ऑडिट प्लानिंग अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। तो हम लोग बस एक ओवरऑल क्यों बनाया टॉपिक, तीनों को अलग अलग पढ़ा देते, बात खत्म। आज अगर हमसे कोई पूछे, कई बार क्लाइंट आपसे पूछ सकता है या क्लाइंट आपसे पूछता है कि भाई हमें ऑडिट की प्लानिंग समझाओ, क्या करने वाले हो आप, तो मैं उसको बैठ के अपना ऑडिट प्लान, अंकेक्षण व्यू रचना, अंकेक्षण कार्यक्रम, तीनों चीजें थोड़ी ना बताऊंगा बैठ के, यार इतना टाइम थोड़ी ना है मेरे पास कि तीनों बैठ के मैं उसको समझाऊं कि अंकेक्षण योजना क्या होती है, अंकेक्षण व्यू रचना क्या, अंकेक्षण। तो अपन एक जनरल बता देते हैं क्लाइंट को कि भैया ये होती है ऑडिट प्लानिंग। उसमें ऑडिट प्लानिंग का मीनिंग बता दिया, ऑडिट प्लानिंग के फायदे बता दिए, ऐसा कुछ जनरल अपन उसको बता देते हैं। तो इसलिए हमने आपको देखो यहाँ पे पहले प्लानिंग के बारे में समझाया, अंकेक्षण योजना यानी प्लानिंग वाला, उसके फायदे, उसकी प्रकृति क्या है, फिर उसके बाद अंकेक्षण योजना को बनाने ध्यान रखने वाले तत्व, और इस तरीके से देख रहे हैं आप एक एक करके, फ्री आएगा आगे। तो हम लोगों को इस तरीके से इसको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है जी। अब क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंकेक्षण योजना के बारे में, ऑडिट प्लानिंग वाला है ये हमारा। जैसा हमने पीछे कहा था कि हर किसी पर एक अंकेक्षण जो है मानक लागू होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी एक अंकेक्षण मानक लागू होता है जो है ऐसे 300, ठीक है, वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण की योजना। यह अंकेक्षण मानक मैंने ऐसे लिख दिया, आप चाहे तो हिंदी में अंकेक्षण मानक लिखे और चाहे तो आप ऐसे भी लिख देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, चिंता नहीं। मैं जहां पे इंग्लिश का शब्द प्रयोग कर रहा हूं वहां पे मैंने बहुत सोच समझ के प्रयोग करा है। वहां पे अगर मैंने जैसे यहाँ लिखा है यह ऐसे, अगर आप एग्जाम में लिख कर आएंगे तो ये चलेगा, मतलब मैं बिल्कुल नोट्स भी वैसे ही बना रहा हूं जैसे कि आपको एग्जाम में लिखना है। तो जहां जहां मुझे लगता है कि बच्चों को ये शब्द इंग्लिश में लिख देना चाहिए, वहां पे मैं इंग्लिश में लिखता हूं, मैं हिंदी में लिखता ही नहीं। जहां मुझे लगता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा जा सकता है ये शब्द, तो मैं वहां पे दोनों लिखता हूँ, और जहां मैंने हिंदी में लिखा है वहां तो हिंदी में लिखना है, वहां इंग्लिश में लिखना ही नहीं है। अगर वहां आप इंग्लिश में लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। कई मैंने कहा था ना, पहले लेक्चर में भी कहा था, अपना जो चैप्टर 1 का पहला लेक्चर था, कि कई बच्चे क्या करते हैं पूरी पूरी लाइन इंग्लिश में लिख देते हैं, बेटा नंबर कटेंगे तय है, आप मान लीजिए, इसीलिए हिंदी वाला बच्चा पीछे रह जाता है हमारा। तो पूरी पूरी लाइन ऐसे नहीं लिखनी है इंग्लिश के अंदर, आपको हिंदी में ही लिखना है। जहां पे शब्द एक दो आते हैं वहां, जैसे यहां आप ऐसे लिख सकते हैं, यह ऐसे अंकेक्षण की योजना के लिए अंकेक्षक की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, यानी एक अंकेक्षक को अंकेक्षण करते समय अंकेक्षण योजना बनानी चाहिए, ये बात तो तय है, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, इस बात में तो कोई किसी प्रकार की दो राय है ही नहीं कि अंकेक्षक को अंकेक्षण करते समय
अंकेक्षण योजना को बनाना ही चाहिए, बिना अंकेक्षण योजना के हमें काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो यह जो आप ऐसे पढ़ने वाले हैं ऐसे 300, ये बताता है कि आखिर एक अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण की योजना को बनाने के संबंध में अंकेक्षक की क्या जिम्मेदारी है, यानी अंकेक्षक को किस तरीके से अंकेक्षण योजना बनानी चाहिए, अंकेक्षण योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है, अंकेक्षण व्यू रचना क्या होती है। मैं बात करूंगा अभी इन तीनों में, आपको फर्क समझाऊंगा। अंकेक्षण योजना, अंकेक्षण व्यू रचना और अंकेक्षण कार्यक्रम, इन तीनों में हम एक एक करके भी फर्क पढ़ेंगे। पर पहले हम अंकेक्षण योजना जो जनरल वाला उसकी बात कर रहे हैं। ये ऐसे 300 के अनुसार अंकेक्षक को अंकेक्षण को प्रभावी तरीके से एवं समय से पूरा करने के लिए अंकेक्षण योजना का निर्माण करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आपसे एक सवाल अगर मैं पूछूं कि आज अगर हम किसी भी काम, अंकेक्षण की बात नहीं करता हूं, सामान्य बात कर रहा हूं, किसी भी काम की अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे, उसकी योजना नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। यदि किसी भी काम की हमने योजना नहीं बनाई तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यदि आपने किसी काम की योजना नहीं बनाई तो क्या वो काम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो बिना योजना के हो ही नहीं सकता हो। हम तो बिना योजना के ही देखो 150 करोड़ हो गए हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की प्लानिंग कर रही है कांग्रेस बिना योजना के। तो बिना योजना के काम नहीं होता ऐसा नहीं, काम तो हो जाएगा। बस मुद्दा यह है कि अगर आप योजना नहीं बनाएंगे तो वो काम समय से नहीं होगा और वैसा नहीं हो पाएगा जैसा आप चाहते थे, मतलब प्रभावी तरीके से नहीं हो पाएगा। बात इतनी सी है, बिना योजना के कोई काम ना हो ऐसा कभी नहीं होता। बिना योजना के काम हो जाएगा, काम तो हो जाएगा, बिना योजना के भी हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि बिना योजना के वो काम करोगे तो वो प्रभावी तरीके से नहीं होगा और समय से पूरा नहीं होगा। तो यदि आप चाहते हो कि कोई भी काम, चाहे वो अंकेक्षण हो या कोई भी काम हो, यदि आप चाहते हो कि वो प्रभावी तरीके से हो, वो समय से पूरा हो, तो उसके लिए आपको अंकेक्षण योजना का निर्माण करना ही चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। एक चीज को हमने भी ये लिखा, ऐसे 300 भी ये कहता है अंकेक्षक को अंकेक्षण को प्रभावी तरीके से, मैं यहां पर एक क्या करता हूं, छोटा सा कॉमा लगा देता हूं, अंकेक्षण को, सॉरी ये गलत जगह लगा दिया, अंकेक्षक को अंकेक्षण को प्रभावी तरीके से एवं समय से पूरा करने के लिए अंकेक्षण योजना का निर्माण करना ही चाहिए। ठीक है जी। अगर आप नहीं करेंगे तो बस इतना सा होगा कि आपका अंकेक्षण शायद समय से पूरा नहीं हो पाएगा और प्रभावी तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सवाल आता है कि जैसा मैंने बताया ना, मोटा मोटी तो देखो फायदा ऊपर आ ही गया। अंकेक्षण योजना बनाने का, ऑडिट प्लानिंग का मुख्य जो फायदा है वो तो यही है कि आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाता है जी। अब सवाल है अंकेक्षण योजना के फायदे क्या हैं, क्या फायदे हैं जिनके लिए अंकेक्षण हमें करना चाहिए। तो अंकेक्षण को प्रभावी तरीके से करने एवं समय से पूरा करने के लिए एक योजना का निर्माण होना जरूरी है, बात तो हम ऊपर ही कह चुके हैं। इससे पेशेवर मानकों की पालना भी हो जाती है, ये भी अच्छी बात है। आज अगर हम पहले से प्लानिंग कर लेंगे, क्योंकि देखो एक बात तो तय है, ये तो आप जीवन में रट लो, यदि हम, और मैंने पहले चैप्टर में बताया था बिल्कुल आखिरी वाले टॉपिक में, मानकों का पालन नहीं करोगे तो बहुत समस्या होगी। एक पेशेवर के और एक सामान्य व्यक्ति के काम करने में जो मुख्य तौर पे फर्क होता है, वो फर्क आता ही इस बात का है कि एक पेशेवर जो है वो अपने काम में पूरे पेशेवर मानकों का प्रयोग करता है। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर में और झूला छाप डॉक्टर में क्या फर्क है। झूला छाप डॉक्टर झूला छाप है, उसको पता ही नहीं है कि मेडिकल प्रोफेशन के यानी चिकित्सकीय जो पेशे है, उस चिकित्सकीय पेशा जो है उसके मानक क्या है, वो बिना उसके काम करता है। लेकिन एक डॉक्टर है, वो जैसे आपको मैं उदाहरण समझाता हूँ, दवाई वाले के पास जाएंगे आप, वो आप बोलेंगे दवाई दर्द, सर में दर्द हो रहा है या फलाना दिमाग का जो भी हो रहा है, आपने बोला उठा के दवाई दे देगा। डॉक्टर के पास जाओगे वो आपका वेट करवाता है। आपने देखो जाता है डॉक्टर पहले वेट करवाते हैं, क्यों करवाते हैं वेट इसलिए कराया जाता है क्योंकि आपको जो दवाई की डोज दी जाएगी वो आपके वेट पे निर्भर करेगी, आपकी एज पे निर्भर करेगी। कब कई लोगों की एज होती है लेकिन वेट कम होता है तो डॉक्टर हैवी डोज नहीं दे सकता। अब डॉक्टर है वो तो पेशेवर है भाई, उसको पेशेवर मानकों के बारे में पता है, तो वो तो पूरी बात ध्यान में रखने के बाद दवाई देता है। आई बात सुन। इसी तरीके से हमें एक अंकेक्षक जब भी अंकेक्षण करेगा तो हम तो चार्टेड अकाउंटेंट है यार, सनदी लेखाकार है, तो हमें पेशेवर मानकों का प्रयोग करना है। और किसने बनाए पेशेवर मानक, हमारे आईसीआई ने, भारतीय संधि लेखाकार संस्थान के द्वारा ये पेशेवर मानक बनाए गए हैं।
ये पेशेवर मानक बहुत सारे तरह के होते हैं। एक तो पेशेवर मानक के जो आपको सीए फाइनल में पढ़ने, जिसको हम लोग कोड ऑफ एथिक्स भी कहते हैं, वो आपको अपनी प्रैक्टिस के दौरान या अपने काम करने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। एक अंकेक्षण मानक है, जो अंकेक्षण वाला कार्य करने की, यानी पेशेवर मानक तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे सारे हमेशा ध्यान रखने पेशेवर मानक। तो उसमें अलग अलग तरह के हैं, क्लाइंट से फीस कैसे नहीं लेना या फीस कैसे लेना है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आप किसी को नहीं दे सकते, है ना, वित्तीय सूचनाएं आप किसी भी अपने क्लाइंट की जो है किसी को उसकी आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि किसी और के पास ना पहुंच जाए, तो स्वतंत्रता का ध्यान रखना है। इस तरह के बहुत सारे पेशेवर मानक है। इसके अलावा अंकेक्षण के लिए अंकेक्षण मानक, आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था, समीक्षा कार्य के लिए समीक्षा मानक है कि नहीं है, तो अन्य आश्वासन कार्य के लिए अन्य आश्वासन मानक, संबंधित सेवाओं के लिए मानक। तो जैसा जैसा काम होगा वो मानक आपको जो है प्रयोग में लाने हैं, लेकिन इसके अलावा पेशेवर मानक भी। अब देखो, कोई काम हबड़ तबड़ में करोगे, बिना प्लानिंग के करोगे, तो होगा ये कि आधे पेशेवर मानकों की पूर्ति हो रही है नहीं। ये तो सबके साथ होता है। डॉक्टर भी अगर जल्दीबाजी में इलाज करेगा तो बेचारा कैसे ध्यान रखेगा। तो इसीलिए एक पेशेवर जो है अगर पहले से प्लानिंग करता है, एक अगर हम अपने वाले पेशेवर की बात करें, सी, जब भी मैं यहाँ पेशेवर बोलूं आप समझ जाना सी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो सारे ही पेशेवर है, डॉक्टर भी पेशेवर है, इंजीनियर भी पेशेवर है, पर जब हम यहाँ पेशेवर की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम सीए वाले की बात कर रहे हैं। तो एक सीए जो पेशेवर है वो जब अपना अंकेक्षण कार्य करता है तो उसकी अगर पहले से योजना बनाता है तो एक बात और सुनिश्चित हो जाती है, और वो बात क्या है मालूम है, वो बात है कि पेशेवर मानकों की अनुपालना हो जाती है। ठीक है, एक अंकेक्षण योजना के निम्न फायदे हैं। पहला, प्रमुख क्षेत्रों पर अंकेक्षक का ध्यान आकर्षित करती है, यानी जो क्योंकि पहले से प्लानिंग कर रहे हैं तो जहां जहां पर जो भी ऐसे मुख्य क्षेत्र होंगे जहां हमें लगता है कि यार यहां विशेष ध्यान देना चाहिए, उनके बारे में आपको पहले से पता चल जाएगा। अंकेक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं को समय से सुलझाने में मदद करती है। चूंकि आप प्लानिंग करते हो तो पहले से पता होता है कि आपको क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो आप उन समस्याओं को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अंकेक्षण को उचित तरीके से करने में मदद मिलता है, अंकेक्षण को प्रभावी तरीके से एवं समय से हो पाता है। बिल्कुल, ये बात भी सही है, आप काम को उचित तरीके से कर पाएंगे तो अंकेक्षण को आप प्रभावी तरीके से कर सकते हैं, समय से कर सकते हैं। अंकेक्षण टीम में उन सहायकों जिनमें उन अंकेक्षण को करने की क्षमता या कुशलता है के चयन में एवं उन्हें उचित कार्य देने में मदद करता है। बिल्कुल ठीक बात है। अंकेक्षण टीम में जो भी सहायक आपके हैं वो, क्योंकि देखें जो टीम में जितने भी लोग हैं वो सारे आपके बराबर तो नहीं हो सकते ना। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अभी टीम में तो आर्टिकल भी होंगे, तो हमें कौन से सहायक को उस टीम में लेना चाहिए, क्योंकि देखो आर्टिकल में भी एक समस्या होती है। समस्या तो क्या, मतलब हर आर्टिकल का अलग अलग एरिया में इंटरेस्ट होता है, और इसके अलावा आर्टिकल भी जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, आजकल तो 2 ही साल होते हैं, पहले 3 साल होते थे। तो सेकंड ईयर का आर्टिकल है वो सीनियर है, थर्ड ईयर का और भी सीनियर है। अब जो थर्ड ईयर का है उसने हो सकता है वही वाला अंकेक्षण या उसी तरह का अंकेक्षण पिछले साल करा हो, तो उसको टीम में रखने का फायदा मिलेगा। अब योजना बनाओगे तो पता चलेगा ना यार, आप किसी चीज की योजना का निर्माण करोगे तो ना पता चलेगा ना किस काम को करने के लिए हमें किस तरह के व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, तो उसके हिसाब से हम अपनी टीम में उचित व्यक्ति का चयन करते हैं। अंकेक्षण टीम में उन सहायकों जिनमें उस अंकेक्षण को करने की क्षमता, सभी अच्छे होते हैं, आर्टिकल कोई खराब नहीं होता। हमने क्षमता कुशलता से हमारा मतलब ये है कि एक तो उसका उसमें दिलचस्पी होती है उस तरह के अंकेक्षण में। जैसे होता है ना, किसी आर्टिकल को लगता है कि यार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अगर ऑडिट आए तो मुझे जरूर लेके चलना सर, मुझे करनी है एक बार, ये इंटरेस्ट की बात है। और अगर कोई आर्टिकल सीनियर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर का है, तो उसने अगर उसी इकाई का अंकेक्षण पिछले साल करा या उसी तरह का अंकेक्षण पहले कभी करा है तो भी आसानी रहेगी। अंकेक्षण टीम के सदस्यों को दिशा निर्देश देने, उनका पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन करने एवं उनके काम की समीक्षा करने में मदद करता है। आपके अंकेक्षण टीम के जितने भी सदस्य हैं उनको उचित, क्योंकि देखिए हमें चूंकि पहले से पता है, अब देखो मेरे पास 25 ऑडिट है, 20 ऑडिट है मान लीजिए, अब मैं तो हर ऑडिट पे नहीं जा सकता ना यार, हर अंकेक्षण कार्य को मैं व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं कर सकता ना, मुझे टीम तो बनानी पड़ेगी। अब मैंने अपने छोटी छोटी 2-2 3-3 लोग की टीम बनाकर अलग अलग अंकेक्षण पे भेज दी कि भैया ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, ये तुम करो, और मैं उनका पर्यवेक्षण या सुपरविजन कर रहा हूं, मैं उनका पर्यवेक्षण करूं
क्योंकि आप समझो ना, हर अंकेक्षण पे मैं जाऊंगा तो काम कैसे होगा। अब आप सोच के देखिए कि मैं यहां ऑफिस में बैठे बैठे उनका सुपरविजन कर रहा हूं। अब मैं ऑफिस में बैठे बैठे उनका सुपरविजन कैसे करूंगा, बताओ आप। कितना मुश्किल काम है? नहीं, मुश्किल काम नहीं है। यदि आपने पहले से अंकेक्षण योजना का निर्माण करा है तो उस अंकेक्षण योजना की कॉपी उस टीम को दे दी। मान लीजिए मैंने किसी अंकेक्षण के लिए 3 लोगों की टीम बनाई कि भैया तुम तीनों आर्टिकल जाना और तुम तीनों जाकर वहां पर अंकेक्षण कर कर आओ। ठीक है जी। उन 3 लोगों को मैंने टीम बनाकर दे दी कि भैया तुम तीनों जाओ और अंकेक्षण करके आओ, और उनको योजना भी बनाकर दे दी। और वही कॉपी मेरे पास है, मैं यहां बैठे बैठे उनसे पूछता रहता हूं, भाई ये वाला काम करा क्या? अरे अंकेक्षण योजना बना रखी, उसमें लिखा है। ये वाला काम करा क्या भैया? तुम लोगों ने ये काम कर दिया क्या? इसको छोड़ दिया क्या? कितना आसान है यहाँ बैठे बैठे पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन, अगर आप हिंदी में नहीं लिख पा रहे तो लिख देना। वैसे मेरे हिसाब से पर्यवेक्षण तो बड़ा आसान सा शब्द है, आप आराम से लिख सकते हैं। अन्य विशेषज्ञों एवं अन्य अंकेक्षकों द्वारा किए गए काम का अपने काम में समन्वय करने में। कई बार ऐसा होता है जब किसी इकाई का अंकेक्षण करने जाते हैं तो हमें वहां पे उस कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं वित्तीय विवरणों में जिनका आप उनको जांच नहीं सकते। उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, जैसे पर मैं अपना बताता हूं, मेरा अपना एक अनुभव बताता हूं। एक कंपनी है जो शराब बनाती है। देखो, शराब पे फोकस नहीं करना है, प्रोसेस पे फोकस करना है। ठीक है, तो आप थोड़ा एक एक जो है पेशेवर की तरह सोचना। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी इकाई जिसका हम अंकेक्षण करने जा रहे हैं उसका व्यवसाय क्या है। तो हमारी दिलचस्पी शराब शब्द में नहीं है, उसके प्रोसेस में। और ये चूंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये पॉइंट कैसे है। अब शराब में क्या होता है ना, एक समस्या होती है, उसका जो प्रोसेस है वो बड़ा लंबा है। यानी आपने उसका रॉ मटेरियल डाल दिया, अब वो बनने में उसको 3 से 4 महीने या जैसा भी उसका प्रोसेस लगता है, बट लगता है। उससे भी बड़ी समस्या मालूम है क्या है? वो कितना बनकर बाहर आएगा ये पता नहीं होता। यानी मान लीजिए अगर आपने उसमें 100 लीटर के हिसाब से रॉ मटेरियल डाला तो जरूरी नहीं है कि 100 लीटर शराब बनकर आए। मतलब मान लीजिए 4 या 5 बड़े बड़े बैरल्स, बोलते हैं बैरल में बनती है शराब, उन बैरल में सब में बराबर बराबर मात्रा में आपने कच्ची सामग्री डाली। अब किसी एक बैरल में से बनकर आ गया 80 लीटर, किसी में से 30 लीटर ही बनकर आया। वो बैरल लकड़ी के होते हैं, उस लकड़ी के बैरल में लकड़ी की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं, अब किसी को नहीं पता। अब WIP है, अब हम कैसे उसका वैल्यू करें बताओ। अच्छा, मान लीजिए आपने दिसंबर में या नवंबर में बैरल में रखा, अब वो बनकर कब आएगा? अप्रैल में। तो मार्च में 31 मार्च को वो है WIP। अब मैं कैसे वैल्यू निकालूं? तो हम लोगों को उसके लिए कभी कभी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है। देखो ना, हम नहीं कर सकते ना, क्या करें? तो एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, बुलाना पड़ता है, हमें बुलाना पड़ता है। एक्सपर्ट को बोलते हैं भैया आप, वो हमारी तरफ से है, अंकेक्षक की तरफ से है, उसका पैसा हम देंगे, क्लाइंट से ले लेंगे। अंकेक्षक कहता है भैया चेक करके बता तेरे जो भी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से कि कितना WIP। तो अगर आप पहले से योजना बना लेंगे तो आपको पहले से पता होगा कि भैया इस क्षेत्र में या अंकेक्षण के इस क्षेत्र में अपने को विशेषज्ञ की जरूरत पड़ेगी, तो उसके काम का समन्वय हम अपने काम में आसानी से कर सकते हैं। कई बार होता है हम अंकेक्षण कार्य करने जाते हैं तो वहां पे पहले से आंतरिक अंकेक्षक होता है। आंतरिक अंकेक्षक मैंने पीछे समझाया था आपको। अब आंतरिक अंकेक्षक जो है वो है इकाई पूरे साल भर उससे अंकेक्षण करवा रही है, वो भी तो चार्टेड अकाउंटेंट ही है। तो आप उसके द्वारा किए गए काम का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने काम में। क्या ये अलाउड है? हाँ अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ के उसकी और प्रबंधन की सहमति से। लेकिन आप पहले से योजना बना के रखोगे तो ना आपको पता चलेगा उसके काम को अपने काम में कैसे प्रयोग में लाना है। अभी पहले से योजना बना के नहीं रखोगे तो कहां से पता चलेगा? तो ये योजना बनाने का बड़ा फायदा मिलता है। इस प्रकार अंकेक्षण योजना अंकेक्षण जोखिम को कम करने में मदद करती है। इससे गलत राय बनने का जोखिम वह भी खत्म हो जाता है। अब देखो, योजना का फायदा है, जोखिम खत्म हो जाता है अंकेक्षण में। अब आप कहेंगे सर अंकेक्षण में जोखिम, हाँ अभी समझाया था ना आपको। देखो पहले अध्याय में अंकेक्षण के दौरान हम लोग सैंपलिंग करते हैं, नमूना जांच, और 100% जांच नहीं करते तो हमारी राय के गलत होने की थोड़ी संभावना नहीं होती। घबराओ मत, कहीं नहीं होती। लेकिन ये जोखिम तो भाई साहब डॉक्टर भी इलाज करता है, तो 1% जोखिम होती है कि शायद आप सही ना हो। होता ही है ना, कई लोगों की जान चली जाती है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो किसी के साथ भी, केस बिगड़ जाता है। लेकिन अब क्या कर सकते, क्या कर सकते बताओ? ये निर्भर करता है इस बात के ऊपर कि अंकेक्षक जो है
वो सैंपल जो ले रहा है वो कितना सही आता है। वैसे तो हमारा अपना नमूना जांच या सैंपलिंग करने का पूरा इस तरीका है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है या हो सकता है हो सकता है कि अंकेक्षक जो है वो अंकेक्षक उस जो है सैंपल में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो थोड़ा जोखिम होता है कि शायद राय गलत हो जाए, थोड़ा सा जोखिम। और ये बहुत 100 में से कोई एक केस में या बल्कि 500 में से एक केस में होता है, तो घबराने की बात नहीं। लेकिन हम तो पेशेवर हैं, हमारी कोशिश रहती है जोखिम कम से कम हो। और अंकेक्षण योजना बनाने का जो सबसे अच्छा फायदा आपको मिलता है वो ये मिलता है कि अंकेक्षण योजना से जोखिम कम हो जाता है, तो इससे गलत राय बनने की जो संभावना है थोड़ी बहुत वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये है अंकेक्षण योजना के फायदे। अब एक टॉपिक और लेंगे इसी से संबंधित, अंकेक्षण योजना एक सतत प्रक्रिया। यहां से हमको क्या समझना है, देखिए अंकेक्षण योजना सामान्य तौर पे ऐसा माना जाता है कि किसी भी कार्य की योजना काम के शुरू में बन जाती है। ठीक है, किसी भी कार्य की योजना काम के शुरू में बनती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सामान्य तौर पे ऐसे ही होता है। अब अंकेक्षण में भी कोई अपवाद तो है नहीं, अंकेक्षण में भी अंकेक्षण की योजना का निर्माण अंकेक्षण कार्य चालू होने से पहले ही किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान हम जो योजना बनाते हैं वो अनुमान के आधार पर बनती है, यानी इकाई के खातों में उसके वित्तीय सूचनाओं में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो हमें पहले से नहीं पता, हम एक अनुमान लगाते हैं जिसमें ये मिलेगा या ये होगा, और उसके आधार पे हम लोग अपने अंकेक्षण की योजना का निर्माण करते हैं। लेकिन अब काम करने के दौरान यदि आपको उसमें कुछ ऐसा मिलता है, कोई ऐसी चीज मिलती है जो कि आप मानिए कि अगर वो चीज जो हमने सोची थी उससे अलग है, जैसे मान लीजिए मिथ्या वर्णन है, कपट या रटे ज्यादा मिल गई, इतना हमने सोचा नहीं था, तो आपको अपने अंकेक्षण कार्य के दौरान भी अपनी अंकेक्षण योजना में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आप ऐसा माने कि अंकेक्षण योजना अंकेक्षण के प्रारंभ से और अंकेक्षण के खत्म होने तक लगातार चलती है। कब आपको अपनी योजना में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़े या कब आपको अपनी योजना में किसी भी तरीके का कोई बदलाव करना पड़े ये पहले से नहीं पता होता। इसलिए अंकेक्षण योजना एक जो है सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस, इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो अंकेक्षण योजना एक सतत प्रक्रिया है जो कि नित्य एवं पुनरावृत्ति मतलब बार बार आपको करनी पड़ सकती है। मैंने आगे इंग्लिश में लिख दिया कंटिन्यूस एंड रैकरिंग। कंटिन्यूस मतलब लगातार चलने वाली और रैकरिंग मतलब बार बार आपको उसे बदलना पड़ता है, प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पिछला अंकेक्षण समाप्त होने के कुछ समय बाद शुरू हो जाती है एवं वर्तमान अंकेक्षण के पूरा होने तक जारी रहती है। जब तक वर्तमान अंकेक्षण पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये लगातार चलती रहेगी, जाती रहेगी। आई बात समझ में? तो इसका आपको ध्यान में रखना है। तो अंकेक्षण योजना एक सतत प्रक्रिया है अर्थात नित्य एवं पुनरावृत्ति प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पिछले अंकेक्षण के समाप्त होने के कुछ समय बाद शुरू हो जाती है एवं वर्तमान अंकेक्षण के पूरा होने तक जारी रहती है। अब यहाँ एक लाइन जो है वो बड़ी गलत है, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, आपको लिख के तो यही आना है। पहली वाली लाइन तो ठीक है, दूसरी लाइन क्या लिखी है, यह प्रक्रिया पिछला अंकेक्षण समाप्त होने के कुछ समय बाद शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होता, ये लिख दिया अपन ने, पढ़ लिया, लिखकर यही आना पड़ेगा, नंबर इसी का मिलेगा, हमारी मजबूरी है। लेकिन असल में आप समझो, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, ऐसे शायद मैं अपनी बात आपको समझा ना पाऊं। ठीक है, आप यहां समझते हैं, इनके अनुसार चलें तो इनके हिसाब से है ना, अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से, तो 2022-23, अब 2022-23 का अंकेक्षण 22-23 के समाप्त होने के बाद ही होगा, यानी इसका अंकेक्षण जो प्रारंभ होगा वो 1/4/2023 के बाद होगा। ठीक है, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे हमने 15 अप्रैल से चालू करा, तो मैं अपनी प्लानिंग कब करूंगा, इसी के बाद, यानी अंकेक्षण योजना का निर्माण। मैं प्लानिंग शब्द इंग्लिश का बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंकेक्षण योजना को भी, ऑडिट प्लानिंग को भी हिंदी में अंकेक्षण योजना बोलते हैं, ऑडिट प्लान को भी, तो बस वो फर्क के लिए। ठीक है, और ये एंड कब हुआ, ये हमारा समाप्त होता है, उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें तो ये मान लीजिए 25 अगस्त को समाप्त हो गया। तो अब अपना इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि भैया 2023-24 का अंकेक्षण जो कि चालू होना चाहिए 2024 के बाद, वहीं तभी चालू होगा। पहले तो चालू कैसे होगा यार, जब ईयर समाप्त होगा उसके बाद ही करेंगे ना, तो पहले तो नहीं हो सकता। तो 23-24 के बाद अपने को जो है
अंकेक्षण प्रारंभ करना है, पहली चीज। लेकिन ये कहते हैं कि 23-24 के अंकेक्षण की प्लानिंग की योजना, यहां पे योजना बेटा कौन सी वाली है? प्लानिंग वाली। इस तारीख से ही चालू कर दूं। क्या मजाक लगा रखा है, कितनी ही अजीब सी बात लिख दी गई। मतलब 23-24 जो वर्ष अभी समाप्त भी नहीं हुआ, उसकी प्लानिंग मैं उस वर्ष के दौरान ही कर दूं। देखो ना, 23-24, 25 अगस्त, अरे अभी तो 23-24 को निकले हुए 6 महीने भी नहीं हुए यार। आप कहते हो 23-24 के अंकेक्षण, जो कि 23-24 का अंकेक्षण होगा 1 अप्रैल 2024 के बाद, ईयर के समाप्त होने से पहले तो नहीं करते। अभी आप कहते हो कि 23-24 वर्ष के अंकेक्षण योजना का निर्माण, आप जो पिछला अंकेक्षण कार्य आपका समाप्त हो उसके तुरंत बाद कर दो। यानी 25 अगस्त को समाप्त हुआ तो मैं 25 की जगह 26 से 30 अगस्त से कर दूंगा, 1 सितंबर से कर दूंगा। अरे तो लेकिन अभी तो उसको करने का फायदा क्या? 23-24 तो अभी खत्म भी नहीं हुआ। तो ऐसा देखो हमने कभी नहीं करा। मैं अगर आपको प्रायोगिक तौर पर बात करूं, प्रैक्टिकली बात करूं, ऐसा हमने कभी नहीं करा। 23-24 की अंकेक्षण 1/4/2024 के बाद चालू होगा, के बाद ही प्रारंभ होगा। तो प्लानिंग भी बाद, ठीक है। लेकिन अब मैंने ये आपको समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन आपको तो एग्जाम में वही लिख कर आना है। मैंने ये लिखा भी इसलिए क्योंकि आपके मन में ये सवाल आना चाहिए था, आता भी और आना चाहिए भी था, आता भी और आना चाहिए भी था। ठीक है कि भैया आप जो है अंकेक्षण योजना का, ये देखो ने लिखा है, ये प्रक्रिया पिछला अंकेक्षण समाप्त होने के कुछ समय बाद शुरू हो जाती है एवं वर्तमान अंकेक्षण के पूरा होने तक जारी रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है अंकेक्षण योजना को बनाने में ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है अंकेक्षण योजना का को बनाते समय ना, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें ध्यान रखा जाएगा। देखो, पहला जोखिम आकलन प्रक्रिया एवं उनका लगाने का समय। मैं आपको आगे एक टॉपिक समझाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को जरा। आगे एक टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे अंकेक्षण के कितने प्रकार होते हैं। मैं थोड़ा सा लिखने की यहां पर कोशिश करता हूं कि अंकेक्षण में, एक मिनट, थोड़ा सा बता देते हैं आपको, हल्का सा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, सामान्य तौर पे पूरा अंकेक्षण जो है वो 3 प्रक्रियाओं पे निर्भर करता है। ये लिखना पड़ेगा, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। यहां लिखते हैं पूरी अंकेक्षण जो है ना, अंकेक्षण, पूरा अंकेक्षण, ये अंकेक्षण 3 प्रक्रियाएं हैं इसके अंदर कुल मिला के। पहली, जोखिम आकलन प्रक्रिया। ये एक तरीके से आप समझो अंकेक्षण करने के 3 स्टेप है और ये तीनों ही लगाने हैं आपके पास। 3, मैंने 3 प्रकार नहीं बोले, अंकेक्षण की जो पूरी प्रक्रिया है उनमें पहला स्टेप ये। दूसरा होता है हम लोग इकाई का जो आंतरिक नियंत्रण होता है उसकी जांच, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, है ना। जोखिम आकलन प्रक्रिया मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। दूसरा जो होता है वो होता है कंप्लायंस प्रोसीजर, राइट। कंप्लायंस प्रक्रिया बोलते हैं इसको, इंग्लिश में भी कंप्लायंस ही बोलना है आपको, हिंदी में नहीं बोलना। ठीक है, वैसे तो आप यहां पे लिख सकते हो, मैं इसको अगर वैसे पूर्ण हिंदी में लिखूं तो आंतरिक आंतरिक नियंत्रण की जांच। और तीसरा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर या सब्सटेंटिव प्रक्रिया। मैं आपको ये 2 शब्द इंग्लिश में लिखने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर आपकी कॉपी
इंग्लिश मीडियम वाले टीचर के पास गई तो उसको ये शब्द समझ में आएगा, इसका हिंदी वाला समझ में आएगा नहीं। इसलिए मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं कि आपको ये अंग्रेजी में ही लिखना है, बाकी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। कुल मिलाकर ये 3 प्रक्रियाएं हैं जिनसे पूरा अंकेक्षण होता है। आपको भी लिखना नहीं है ये वाली बात, आप ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया, आपको नहीं लिखना है, ये आगे मैं समझाऊंगा इसके बारे में, बहुत ही डिटेल में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, तो अभी मत लिखना कुछ भी। तो जब भी हम लोग अंकेक्षण योजना की बात करते हैं तो अंकेक्षण प्रक्रिया में ये 3 चीजें जो है शामिल होती है ना, 3 प्रक्रिया। अब सबसे पहली जो प्रक्रिया है, जैसे मैंने कहा, जोखिम की आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया है। अंकेक्षण योजना, बाकी 2 प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग योजना बनाते समय जब उसकी व्यू रचना की बात करेंगे या अंकेक्षण कार्यक्रम की बात करेंगे तब ध्यान में रखा जाएगा। सबसे पहली जो चीज आपको अंकेक्षण योजना में ध्यान रखनी है वो है जोखिम आकलन प्रक्रिया और उनको लगाने का समय। यदि इधर आपने गलती कर दी ना तो भाई साहब, आप जैसे 11वीं क्लास में अगर आपने सब्जेक्ट लेने में गलती कर दी, आगे का पूरे आपकी मतलब भविष्य की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। 11वीं क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सब्जेक्ट लेना होता है। अब वहां जो ले लिया वही आपके जीवन की दिशा और दशा का निर्धारण करेगी, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप सही से निर्णय लें। और ये वैसा ही है, अंकेक्षण योजना बनाने में हमें वैसे तो तीनों ही प्रक्रियाएं लगानी है, लेकिन योजना बना रहे हैं अभी कि हम तीनों ही लगाएंगे प्रक्रिया, और तीनों का ही हमें समय का निर्धारण करना है, तीनों में ही हमें क्या काम करना है इसका निर्धारण करना है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना होता है वो देना होता है जोखिम आकलन प्रक्रिया, जो कि हमारी अंकेक्षण की सबसे पहली प्रक्रिया है, उसको लगाने का समय। दूसरा, इकाई पर लागू वैधानिक ढांचे की सामान्य जानकारी लेनी चाहिए एवं किस तरीके से इकाई है उसका पालन करेगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी इकाई को चलाते समय उसके ऊपर बहुत सारे वैधानिक नियम लगते हैं, राइट। कई तरह के वैधानिक नियमों को लगाया जाता है, तो उसके ऊपर कौन कौन से वैधानिक नियम लगते हैं। वैधानिक ढांचे मतलब स्टैट्यूटरी लॉ लगते हैं ना, जैसे कंपनी है तो कंपनी एक्ट लगेगा, पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप लगेगा, जीएसटी लगता है, इनकम टैक्स लगता है, कस्टम्स लगता होगा, और 50 ईएसआई, पीएफ, पता नहीं कितने कितने तरह के लॉ लगते हैं, तो वो सारे लॉ लगेंगे, करेक्ट। तो हमें जोखिम जो इकाई के ऊपर वैधानिक उसका ढांचा जानकारी तो लें कि भैया कौन कौन से इसके ऊपर जो है वैधानिक या विधान लागू होते हैं, कौन कौन से लॉ लागू होते हैं, और इकाई उसका पालन किस तरीके से करती है। सारवानता का निर्धारण यानी मैटेरियलिटी। अभी के लिए आप इतना समझ लें, मैटेरियलिटी का मतलब होता है महत्वपूर्णता, मुख्यता, क्योंकि सब नहीं जांचा जा सकता, तो जो इकाई है वो उसकी महत्वपूर्ण बातों पर गौर करती है। अन्य जोखिम आकलन प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन, जो जोखिम आकलन की अन्य प्रक्रिया, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इनको पालन करने के साथ ही हम लोग अपना कार्य करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब आपको इसमें से कई बातें हो सकता है नहीं भी समझ में आई हो, घबराना नहीं, क्योंकि इन्होंने तो यहां पर दे दिया, क्योंकि अभी प्लानिंग पढ़ रहे हैं, योजना की बात कर रहे हैं, तो योजना में ही सब ये वो चीजें जो हम अंकेक्षण के दौरान करेंगे, यानी जब आप अंकेक्षण करते हैं तो उसमें हम जोखिम आकलन प्रक्रिया भी करेंगे, सारवानता का भी निर्धारण करेंगे, अन्य जोखिम आकलन प्रक्रियाएं भी लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये क्या होती है, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि अभी हम योजना बना रहे हैं इसलिए आपको बताना जरूरी था कि योजना में इन बातों का भी आपको निर्धारण करना है। तो घबराना नहीं, अगर बाई चांस इसमें से कोई चीज अभी आपको ऐसी लग रही हो कि सर हमें आगे कैसे इसके बारे में बताएंगे, हम बताएंगे आपको, तो घबराने की कोई बात नहीं मेरे बच्चे। तो जोखिम आकलन प्रक्रिया क्या होती है हम बताएंगे आपको, ठीक है। वैधानिक ढांचे की जानकारी तो बड़ा आसान है, इसके लिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बड़ा सिंपल है, इसमें आगे कोई चर्चा है भी नहीं। इकाई के ऊपर जो भी नियम कायदे लागू होते हैं उनकी जानकारी लें। सारवानता का निर्धारण कैसे करेंगे इस पे बात करेंगे। अन्य जोखिम आकलन प्रक्रियाएं क्या है उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने छोटा सा बताने की कोशिश करी कि जोखिम से तात्पर्य, मैंने पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में बात की थी, वित्तीय विवरणों में मिथ्या वर्णनों की जोखिम। देखो, जोखिम से हमारा मतलब है कि कई बार वित्तीय विवरणों में कई तरह के जोखिम होते हैं ना। जोखिम से मतलब वित्तीय विवरणों में कपट या त्रुटि की संभावना होती है, वो तो होगी, लाजमी सी बात है, कपट और त्रुटि की संभावना तो होगी। ये जो कपट और त्रुटि की संभावना है, इस कपट और त्रुटि की संभावना को ही जोखिम कहा जाता है, ठीक है। इसका आकलन करना पड़ता है हम जब इकाई में अंकेक्षण, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, हम लोग 100% जांच नहीं कर सकते। अब चूंकि हम 100% जांच नहीं कर सकते, तो ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि हम इकाई के
वित्तीय विवरणों में एक आकलन करते हैं कि भैया कौन कौन से मदों में कपट या त्रुटि हो सकती है। हम एक आकलन करते हैं, एक सामान्य आकलन करते हैं कि वित्तीय विवरणों में कहां कहां पे कपट या त्रुटि, अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो हम लोग ये आकलन अनुमान लगाते हैं। अब देखो ज्योतिषी तो हम है नहीं, ज्योतिषी तो हम है नहीं, वित्तीय विवरणों में कहां कहां मिथ्या वर्णन है मुझे कैसे पता चलेगा? या तो मैं ज्योतिषी हूं, कोई मेरे पास दैवीय शक्ति है, उससे पता चल जाएगा, ये संभव नहीं। दूसरी बात कि मैं सारे 100% वित्तीय विवरणों को जांचूं, एक एक चीज को देखूं तो भी पता चल जाएगा, पर उतना तो हमारे पास समय नहीं है ना। उतना समय होता तो अंकेक्षण में नमूना जांच हम करते ही क्यों, सैंपलिंग क्यों करते? ये तो तय है कि इतना तो नहीं है हमारे पास समय, तो हमें कुछ ही मदों को जांचना है। अरे 100 अगर वित्तीय विवरणों में 100 मदे हैं तो मोटा मोटी अपने को 10 या 12 या 15 मदों की जांच करनी, 20 मान लो, लेकिन हम चाहते हैं कि 20 मदे हमारे हाथ में वो लगे जिनसे हमें मिथ्या, मतलब 100 में से अगर मैं 20 मदों की जांच कर रहा हूं तो 20 मदे वो होनी चाहिए। 100 में से अगर 20 मदों की जांच कर रहा हूं तो 20 मदे वो होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर। 20 मदे वो होनी चाहिए जिन मदों, ध्यान देना जरा, जिन मदों में कपट एवं त्रुटि हो। अब सवाल है मुझे कैसे मिलेगी? अगर मुझे यही पता होता कि 100 में से किन किन में मिथ्या वर्णन है तो सीधा वही मत उठा लेता, सही करवा देता। आप शायद मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं। 100 मदे हैं, 100 में से 20 मदों में मैं 20 ही चेक कर पाऊंगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो 20 मदे मैं वो चाहता हूं जिनमें कपट और त्रुटि वो मिल जाए। ठीक है, अब 100 में से हो सकता है 15 में कपट त्रुटि हो, 22 में हो, अपन तो चाहते हैं कि भैया अपने हाथ में सारे वही वाले लगे, सही वाले तो सही है, वो वाले पकड़ में आने चाहिए जिनमें मिथ्या वर्णन है। अब पता कहां है कि 100 में से कौन से में मिथ्या वर्णन है किसमें नहीं है, ये पता ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमें पता चल जाए, तो क्या करें? तो हम एक अंदाजा लगाते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे, मतलब वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ऐसे, नहीं नहीं नहीं, अंदाजा लगाने का भी एक तरीका होता है, इसी को जोखिम आकलन प्रक्रिया कहते हैं। कैसे, हम बताएंगे आपको कि हम क्या करते हैं ऐसा जिससे कि हमें एक अनुमान हो जाता है, एक अंदाजा हो जाता है कि यार इन इन मदों में मिथ्या वर्णन होगा। अंदाज हमें हो जाता है कि इन इन मदों में मिथ्या वर्णन होगा, तो हम उन मदों को अपने सैंपल में ले लेते हैं, उनकी जांच करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं? और हमारा अनुमान आपको पता है भाई साहब, हम पेशेवर हैं, हम कोई भी काम जो है हवाबाजी में नहीं करते। हम जो भी काम करते हैं उसका एक आधार पकड़ते हैं, उसके बाद करते हैं। तो हम आपको पूरी प्रक्रिया समझाएंगे, एक तरीका हम आपको समझाएंगे कि भैया देखो ये तरीका होता है अंकेक्षण करने का, इससे आप जोखिम आकलन करो। और वो इतना सटीक तरीका है कि वो आपने आकलन करा, आप जिन मदों को जांचोगे ना उनमें कपट और त्रुटि निकलेगी, मिथ्या वर्णन निकलेगा। हम बताएंगे आपको क्या होता है। अच्छा, जो योजना बनाने में नोट नंबर 1 पहला जो मुख्य चीज है वो क्या है? अंकेक्षण टीम के मुख्य सदस्यों एवं नियुक्ति साझेदार को अंकेक्षण योजना बनाने एवं अन्य सदस्यों के साथ चर्चा में शामिल होना चाहिए। इससे उनके अनुभव योजना में शामिल किया जा सकता है, जिससे योजना की प्रक्रिया में प्रभावशीलता एवं क्षमता बढ़ेगी। अंकेक्षण टीम के मुख्य सदस्यों, देखिए अंकेक्षण टीम में जो मुख्य मुख्य सदस्य हैं, यहां पर एक शब्द हमने प्रयोग करा है, नियुक्ति साझेदार। इसके बारे में बहुत सारी चर्चा मैं आपसे करूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, बस वहां पे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, नियुक्ति साझेदार के बारे में। वैसे तो ये नियुक्ति साझेदार का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को पढ़ना होता है ऐसे 220 अंकेक्षण मानक 220 में, पर मैं यही समझाऊंगा नियुक्ति साझेदार का मतलब क्या है। आपकी अंकेक्षण टीम के जो भी मुख्य, देखो टीम, जब हम भी कोई भी अंकेक्षण कार्य करने जाते हैं तो टीम बनाते हैं, 2 लोगों की, 4 लोगों की, 6 लोगों की, 5 लोगों की, 3 लोगों की, जैसी भी जरूरत है अंकेक्षण के कार्य के आधार पे। अब चूंकि मान लीजिए मेरी टीम में हम कोई अंकेक्षण करने गए, मैं गया और मेरे साथ 3 आर्टिकल गए, और एक कर्मचारी जो कि सीए तो नहीं है लेकिन काफी समय से हमारी कंपनी में काम कर रहा है फर्म में, तो उसको भी लेकर गए। अब ये 5 लोगों की जो हमने टीम बनाई, ये 5 लोगों की टीम मिलकर अंकेक्षण कार्य करेगी, पर योजना तो पांचों लोग नहीं बनाएंगे ना, योजना तो मैं ही बनाऊंगा। तो मुझे योजना बनाते समय टीम के जो मुख्य सदस्य हैं उनको भी शामिल करना चाहिए, एवं नियुक्ति साझेदार को अंकेक्षण योजना बनाने एवं अन्य सदस्यों से चर्चा करने में शामिल। और नियुक्ति साझेदार, अभी के लिए आप इतना समझ लो, नियुक्ति साझेदार का मतलब है टीम का हेड। नियुक्ति साझेदार का मतलब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। जो टीम है ना, टीम, उसका जो हेड है, सेनापति,
तो मान लीजिए ये टीम गई, इसका मैं सेनापति, मैं फर्म में साझेदार हूं, लेकिन उससे मतलब नहीं है, मैं फर्म में साझेदार नहीं भी होता लेकिन मैं टीम का हेड होता तो भी आप मुझे नियुक्ति साझेदार समझेंगे। कई बच्चे साझेदार शब्द को देखकर ऐसा समझ लेते हैं कि फर्म का साझेदार है। नियुक्ति साझेदार फर्म का साझेदार हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म का साझेदार है तो भी नहीं। नियुक्ति साझेदार से हमारा तात्पर्य है कि उस अंकेक्षण कार्य करने के लिए जो टीम बनाई गई उस टीम का हेड कौन है, उस टीम का जो हेड है उसे बोला जाता है नियुक्ति साझेदार। तो अंकेक्षण टीम के मुख्य सदस्यों एवं नियुक्ति साझेदार को अंकेक्षण योजना बनाने में शामिल होना चाहिए, अन्य सदस्यों के साथ चर्चा करनी चाहिए, यानी वो दोनों बना ले या नियुक्ति साझेदार खुद अकेला बना ले और हो सके तो टीम के जो मुख्य लोग हैं उनको ले ले, और फिर जब योजना बन जाए तो टीम के सारे सदस्यों की चर्चा करो। सबका अपना अनुभव होता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का जो है उस आप कहेंगे सर आर्टिकल का क्या अनुभव है, अरे मैंने कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि कई बार ऐसा होता है कोई आर्टिकल पिछले साल उस इकाई का अंकेक्षण कर आया था या पिछले 2 सालों से कर रहा है तो उसको उस अंकेक्षण में आने वाली परेशानियों के बारे में पता होगा। अब देखो कहने को वो आर्टिकल है लेकिन उसने कितनी महत्वपूर्ण बात बता दी जो इस अंकेक्षण कार्य की गुणवत्ता को कितने प्रतिशत बढ़ा देगी। तो आपको टीम के सारे सदस्यों से इस योजना को चर्चा करनी चाहिए, बना भले नियुक्ति साझेदार ले पर टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इसके ऊपर आपको चर्चा करनी चाहिए, उनके अनुभव, उनके जो भी सुझाव है उनको शामिल करने से आपकी जो अंकेक्षण प्रक्रिया है उसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। नोट नंबर 2, अंकेक्षक इकाई के प्रबंधन से योजना के बारे में चर्चा कर सकता है जिससे प्रबंधन के विचारों को उसमें शामिल किया जा सके, परंतु किसी भी परिस्थिति में अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण योजना की प्रभावशीलता के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। देखिए कुछ जब हम ये टॉपिक पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आता है, मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं और फिर सवाल क्या था बताऊंगा। अपनी अंकेक्षण योजना के बारे में आप प्रबंधन के साथ चर्चा करें। अब कई बच्चे कहते हैं सर अगर हम प्रबंधन के साथ चर्चा करेंगे, आप 100 में से 20 मदों की जांच कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, हम 100 में से 20 ही मदों की जांच कर रहे हैं। अब हम 100 में से 20 मदों की जांच करें तो कौन सी जांच कर रहे हैं ये बात अगर हम अंक प्रबंधन को बता देंगे तो प्रबंधन तो उन मदों को, अगर उनमें कोई होगी क्या नाम है कपट वगैरह है, कोई उसके अंदर त्रुटि है, किसी तरह की कोई भी अगर उसके अंदर वो है क्या नाम मिथ्या वर्णन, तो प्रबंधन तो हमारे अंकेक्षण को चालू करने से पहले सही कर देगा, हम जांचेंगे हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, बात सही है। लेकिन देखिए आप अपना सैंपल बदल तो सकते हो ना, बदल लो, पर योजना की चर्चा प्रबंधन से करने के पीछे मुख्य कारण ये होता है कि प्रबंधन से चर्चा करने के पीछे मुख्य कारण हमारा ये होता है कि प्रबंधन से जब हम चर्चा करते हैं तो उस इकाई के बारे में कई बातें ऐसी होती है जो कि प्रबंधन हमें बता देता है पहले से, है ना, क्योंकि इकाई की, देखिए मैं उस इकाई के बारे में कितना जानता हूं, अभी तो आया हूं, प्रबंधन से ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, जितना प्रबंधन जानता है उससे ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, उससे तो कम ही जानता हूँ। तो प्रबंधन से हम चर्चा करते हैं, प्रबंधन से हम बात करते हैं, तो प्रबंधन में कई बार अच्छे, ऐसा नहीं है, कभी कभी प्रबंधन में मैनेजमेंट में अच्छे लोग भी होते हैं तो वो शायद हमें इकाई की ऐसी किसी बात के बारे में बता दें, प्रबंधन से ऐसी किसी बात के बारे में हमें बता दें जो उस इकाई के बारे में समझने में हमें ज्यादा आसानी करे, ज्यादा इजीली हमको समझ में आ पाए, तो हम शायद उस क्षेत्र को हम लोग अपने सैंपल में ना लेते। तो आपको प्रबंधन से चर्चा करनी चाहिए, मालूम कर लो वो कुछ बताए तो उसे योजना में शामिल करना ही नहीं करना वो आपकी इच्छा है। मान ली प्रबंधन ने कोई सुझाव दिया, उसके सुझावों को अंकेक्षण योजना में शामिल करना ही नहीं करना है वो आपकी इच्छा है, शामिल करो तो बहुत अच्छी बात, वरना कोई बात नहीं। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना, प्रबंधन के साथ चर्चा करते समय, उससे सुझाव लेते समय ऐसा ना हो कि आप उसके सुझावों को मानने के चक्कर में अपनी अंकेक्षण योजना की प्रभावशीलता को खत्म कर दें, ऐसा नहीं। अंकेक्षण योजना की प्रभावशीलता खत्म नहीं होती, देखिए ये आपके हाथ में। जैसे हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताइए आपने डॉक्टर को बीमारी, अब हम डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब वो दवाई ले रहा हूं मैं, उसको लेता रहूं क्या, है ना, या डॉक्टर ने बुखार की दवाई लिखी कोई और आपके पास रखे तो आपने डॉक्टर से बोला सर वो वाली दवाई ले लूं क्या। हम डॉक्टर को सलाह नहीं दे रहे, हम तो अपनी बात बता रहे हैं। अब डॉक्टर को निर्णय लेना है, वो मुझे कहता है कि हाँ ये ले लो दवाई, कोई दिक्कत नहीं, कहता नहीं नहीं ये वाली लेना, तो अंततः निर्णय डॉक्टर को लेना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये दवाई ले लो, हाँ ले लो, मैंने ये भी ले लो, हाँ ये भी ले लो। अरे तो जब मुझे ही बताना तो भाई तू क्या कर रहा है, तू अपना निर्णय दे कि मैं ये दवाई लूं या मैं दूसरी लूं। यानी इसी तरीके से प्रबंधन हमें सुझाव दे सकता है और उसे मानना है नहीं मानना ये हमारे हाथ में है,
अगर आपने उसके सुझावों को माना तो इस बात को सुनिश्चित कर लें, आप किसी भी हालत में अंकेक्षण योजना की प्रभावशीलता के साथ समझौता ना करें। ठीक है, उसकी प्रभावशीलता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो नोट नंबर 1 और 2 को जरूर ध्यान रखें अंकेक्षण योजना के निर्माण के समय। ठीक है, चलिए आज इस वाले लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे बेटा।